नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज कुमार और आप देख रहे हैं इग्नू IQ हिंदी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं VEVAE जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका हमने पिछले वीडियो में इकाई 10 के बारे में हमने बात किया था और उसका पार्ट 1 को जो है मैंने आपको पढ़ा दिया था। आज इकाई 10 यानी यूनिट 10 के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसका जो शीर्षक है वो है अपशिष्ट प्रबंधन। आज का यह वीडियो पहले वीडियो का पार्ट 2 होगा। तो आइए, जहाँ से हमने ख़त्म किया था वहीं से अब हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला जो टॉपिक होने वाला है वो है अपशिष्ट का निस्तारण। देखिए, अपशिष्ट क्या है ये तो आप समझ गए होंगे, और उसका निस्तारण का मतलब होता है कि उसका हम लोग जो है उसको ख़त्म कैसे करेंगे, उस अपशिष्ट का। आई बात समझ में? यानी उस अपशिष्ट को हम लोग जो है वो फिर से डिस्पोजल कैसे करेंगे, उस अपशिष्ट का हम लोग निवारण कैसे करेंगे, उसे ख़त्म कैसे करेंगे। क्योंकि कई सारे अपशिष्ट पदार्थ ऐसे होते हैं जो जल्दी ख़त्म नहीं होते, जिनका जल्दी निस्तारण नहीं हो पाता, और जल्दी निस्तारण नहीं हो पाने के कारण यानी जल्दी जो है डिस्पोज नहीं होने के कारण क्या हो जाता है कि पर्यावरण को काफ़ी क्षति पहुँचती है। समझे? तो अब है कि अपशिष्ट के निस्तारण के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे चरण हैं। अलग अलग अपशिष्टों के अलग अलग निस्तारण की प्रक्रिया है। बहुत सारे ऐसे अपशिष्ट होते हैं जो एक दो दिन में या 1-2 महीने में ही जो है उसका निस्तारण हो जाता है। लेकिन कई सारे ऐसे अपशिष्ट भी हैं जिनका निस्तारण सालों साल तक नहीं होता और सालों दर साल तक वो पर्यावरण को प्रदूषित करते रहते हैं। तो वैसे अपशिष्टों के निस्तारण के लिए कौन सी पद्धतियां अपनाई जाती है उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। देखिए, अब मान लीजिए कोई हॉस्पिटल है, तो उस हॉस्पिटल से कोई बड़ा हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में जो है रोज़ जो है सैकड़ों मरीज आते होंगे, और उनका जो वेस्ट है, वेस्ट में क्या जाएगा, बहुत सारे उनका जो पट्टियाँ, गंदी पट्टियाँ, खून से लथपथ कपड़े, ठीक है, उसके बाद डिस्पोजेबल संवर्धन, उसके बाद शरीर का जो अपशिष्ट होगा, पीप होगा, ठीक है, घाव का जो पीप निकलता है वो होगा, उसके बाद दवाइयों के केमिकल दवाइयाँ होंगी। आई बात समझ में? तो ये सभी अगर पर्यावरण में खुले में हम फेंक दिए तो क्या हो जाएगा, इससे बीमारियां पनपेगी, इससे लोग संक्रमित होंगे, इससे डिजीज़ उत्पन्न होगी। तो इन सभी चीज़ों के, इन सभी अपशिष्टों के निस्तारण के लिए कौन कौन सी पद्धतियां अपनाई जाती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आई बात समझ में? तो देखिए, सबसे पहला है लैंडफिल निस्तारण। लैंडफिल निस्तारण का मतलब होता है कि जमीन में उसको दबाना, कहीं पर एक बड़ा सा गड्ढा करके उसको जमीन के अंदर दबा देना। जमीन के अंदर दबा देने से क्या होता है कि वो जो अपशिष्ट है वो पर्यावरण के संपर्क में नहीं आ पाता, वो मिट्टी में दबी रहती है, और मिट्टी में दबी रहने के कारण वो हवा के संपर्क में नहीं आ पाता, और बीमारियां जो है फैलने से वो खत्म हो जाती है। आई बात समझ में? उसके बाद है भस्मीकरण, फिर समुद्र में निक्षेपण, फिर भूमिगत निस्तारण। तो इन चारों को जो है इस अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, लैंडफिल निस्तारण जो है, लैंडफिल निस्तारण का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि कचरे को या अपशिष्ट को जमीन में गड्ढे खोदकर उसके अंदर उसको दफना देते हैं। इससे क्या होता है, जो हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ हैं वो वायुमंडल के संपर्क में नहीं आते हैं। आई बात समझ में? लेकिन इसका एक डिमेरिट भी है। डिमेरिट क्या है कि मान लीजिए लैंडफिल निस्तारण हम कर रहे हैं, किसी भी कचरे को हम जमीन के अंदर में दफना रहे हैं, तो वो जो जमीन का पूरा वो इलाका होगा, वो इलाका क्या हो जाएगा, बदबू से भर जाएगा। वहाँ पे आप जा नहीं पाएंगे। जैसे ही आप वहाँ पे कदम रखेंगे आपको बदबू आना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है उसका निस्तारण वहाँ पर किया गया है। लेकिन अगर इसी को यानी लैंडफिल निस्तारण को ही अगर हम अच्छे से करें तो उसे हम कहते हैं सैनिटरी लैंडफिल। सैनिटरी लैंडफिल में क्या करते हैं कि ये गड्ढा खोद देते हैं। देखिए, लैंडफिल निस्तारण में गड्ढे खोद के उसमें दफना दिए, फिर मिट्टी हमने उसके अंदर डाल दिया। लेकिन जो सैनिटरी लैंडफिल होता है, ये लैंडफिल निस्तारण का सबसे उच्च कोटि का ये लैंडफिल होता है। आई बात समझ में? निस्तारण होता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें एक गड्ढा खोदते हैं कुआं का जितना, उस गड्ढे में कचरे को डालते हैं रोज। कचरे डालने के बाद फिर उसमें मिट्टी डालते हैं। नेक्स्ट डे फिर आएगा, फिर उसमें कचरा डालेगा, फिर मिट्टी उसमें डाल देंगे। मतलब कि कचरे के बाद एक मिट्टी का लेयर, फिर कचरा, फिर मिट्टी का लेयर, फिर कचरा, फिर मिट्टी का लेयर। और अंतिम में क्या करेंगे, जो अंतिम जो कचरा होगा उसको हम लोग अच्छे से उसमें क्ले वगैरह डाल के उसको सील कर देंगे। सील मतलब उसको कोई अब खोद ही नहीं पाएगा। आई बात समझ में? उसको पैक कर देंगे। क्योंकि अगर मिट्टी के, अगर वो अपशिष्ट पदार्थ का जो रसायन है, अगर वो चाहेगा कि मिट्टी के अंदर से मैं बाहर निकलूं और पर्यावरण को दूषित करूं, तो अगर हम उसके अंदर प्लास्टर कर देते हैं क्ले से और प्लास्टिक से हम लोग उसको बंद कर देते हैं, तो क्या होगा कि जो मतलब आने वाला होगा ना, वो रसायन वो नहीं आएगा, वो आ ही नहीं पाएगा।
आई बात समझ में? तो इसे हम लोग कहते हैं सैनिटरी लैंडफिल। अब देखिए, ये जो लैंडफिल निस्तारण है, ये अनेक देशों में इसको हम लोग यूज़ करते हैं। आप दिल्ली जाएंगे ना, तो दिल्ली में आपको काफ़ी देखने को मिलेगा। आई बात समझ में? तो ये एक बहुत ही अच्छा पद्धति है कि कचड़े को जो है मिट्टी के अंदर में दबा दो, ये काफ़ी है। आई बात समझ में? तो इसे ही कहते हैं लैंडफिल निस्तारण। अब आगे हम पढ़ेंगे भस्मीकरण के बारे में। देखिए, भस्मीकरण नाम से ही स्पष्ट है, भस्म कर देता है। तो भस्म कौन करता है? आग करता है। तो भस्मीकरण में क्या होता है कि भस्मीकरण में अपशिष्ट पदार्थ को उनका निस्तारण के लिए उसको जला देते हैं। आपने देखा होगा कई सारे हॉस्पिटल में क्या होता है कि उनका जो वेस्टेज हॉस्पिटल से बाहर निकलती है ना, अपशिष्ट पदार्थ, उनको वो हॉस्पिटल के बाहर किसी मैदान में हो या फिर कोई एक जो है एक अलग से स्पेशल एक घर होता है, ठीक है, उस घर में क्या करते हैं कि एक चिमनी टाइप का बना होता है, छोटा सा नीचे घर, ऊपर में चिमनी टाइप का बना होता है। उस घर में जो मरीजों के कपड़े हैं, ये है वो है, जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनको उस छोटे से मकान में डालते हैं, उसको आग लगा देते हैं। तो ये भी एक तरीका है अपशिष्ट को खत्म करने का, जिसे कहते हैं भस्मीकरण। लेकिन अत्यधिक भस्मीकरण से क्या हो सकता है? एक तरफ तो हम पर्यावरण को बचा रहे हैं संक्रमण से, लेकिन दूसरी तरफ जो हम आग लगा रहे हैं भारी मात्रा में, उससे पर्यावरण को क्षति भी पहुंचती है। आई बात समझ में? तो भस्मीकरण जो है उतना ये मतलब इसको मैं नहीं मानता हूँ कि ये ज़्यादा लाभकारी है या लाभदायक है, ठीक है। चलिए, अब आगे हमारा है सागर में क्षेपण। देखिए, नाम से ही स्पष्ट है, समुद्र में क्षेपण या सागर में क्षेपण। सागर में क्षेपण का मतलब होता है कि अपशिष्ट को गहरे समुद्र में ले जाकर वहाँ पर फेंक देना। आई बात समझ में? इससे क्या होता है कि गहरे समुद्र में जब हम अपशिष्ट को फेंक देते हैं, तो समुद्र में कई सारी ऐसी मछलियां होती है जो उन अपशिष्ट को अपना खाद्य पदार्थ के रूप में बनाती है, ठीक है। लेकिन इसका हानि भी है। इसका हानि क्या है कि कुछ ऐसे अपशिष्ट होते हैं जो समुद्र में फेंकने के लिए क्या है, अनुकूल नहीं है। तो इसीलिए जो सागर में क्षेपण होता है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के द्वारा होता है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ कुछ चीज़ों के लिए, कुछ कुछ केमिकल्स के लिए इसे जो है वो अवैध माना गया है कि आप इन चीज़ों का, कुछ गाइडलाइन जारी किए गए हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कि इन अपशिष्टों का जो है आप समुद्र में क्षेपण नहीं कर सकते हैं। बाकी को आप कीजिए, उसे मछलियाँ खा लेंगी, वो अपशिष्ट हो जाएगा, वो डिस्पोजल हो जाएगा। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जैसे कार्बनिक सिलिकॉन यौगिक, हैलोजनकृत कार्बनिक यौगिक, ठीक है, मरकरी और उसके यौगिक, कैडमियम, कैंसरजनी अपशिष्ट और प्लास्टिक, ये सागर में क्षेपण के लिए मना किए गए हैं। अगर आप इनका सागर में क्षेपण करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत जो है आपको सजा मिलेगी। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि चीन ऐसा ही कर रहा था। चीन लगातार अपने जो साउथ चाइना सी है वहाँ पे जो है अपने देश के सारे कचड़े को वहाँ पे वो फेंक रहा था। आई बात समझ में? तो इसे कहते हैं सागर में क्षेपण, यानी अपशिष्ट को महासागर में डुबो देना। चलिए, उसके बाद है भूमिगत निस्तारण। देखिए, भूमिगत निस्तारण जो होता है ना, भूमिगत निस्तारण हर चीज के लिए नहीं होता। अगर कोई अपशिष्ट पदार्थ अधिक ज्वलनशील है, यानी उसमें कुछ केमिकल है या उसके अंदर कुछ ऐसे गैसेस हैं जो एक छोटे से चिंगारी पकड़ने पे आग लग सकती है, तो वैसे अपशिष्ट पदार्थ, उसके बाद जो है बहुत अधिक मात्रा में, ठीक है, बहुत ही अधिक मात्रा में रेडिएशन फैलाने वाले अपशिष्ट पदार्थ। अब बहुत अधिक मात्रा में रेडिएशन कौन से अपशिष्ट फैलाएंगे? हमारे घर के कचरे तो नहीं फैलाएंगे, हॉस्पिटल से निकलने वाले कचड़ों से तो अधिक रेडिएशन नहीं फैलेगा, लेकिन जितने भी बड़े बड़े नाभिकीय षड्यंत्र हैं, जितने भी बड़ी बड़ी परमाणु भट्टियां हैं जहाँ से बिजली उत्पन्न होती है, जहाँ पर परमाणु बम बनाए जाते हैं, वहाँ से जो अपशिष्ट निकलते हैं वो अपशिष्ट क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं, यानी रेडिएशन फैलाते हैं, जिससे कैंसर हो सकता है। आई बात समझ में? तो वैसे अपशिष्ट को क्या करते हैं, ना तो उसे हम जला सकते हैं, ना तो उसे अगर हम जलाएंगे भी तो उससे क्या निकलेगा? हानिकारक गैसें उससे निकलेंगी। आई बात समझ में? वातावरण क्या होगा? दूषित होगा। उसे हम पानी में, समुद्र में उसका क्षेपण भी नहीं कर सकते हैं, इसमें भी दिक्कत होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए सिर्फ और सिर्फ ज्वलनशील पदार्थ और रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए, अपशिष्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक गड्ढा खोदते हैं, उसके अंदर उसको दबा देते हैं, क्योंकि गड्ढे के अंदर जब वो रेडियोधर्मी पदार्थ दब जाता है मिट्टी के अंदर, बहुत ही अधिक जो है वो लंबा की जो है गड्ढा हम खोदते हैं, तो तब क्या होता है कि अधिक दिनों तक भूमि में रहने के बाद जो है उसका जो वो रेडिएशन का जो इफेक्ट होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। आई बात समझ में? तो इसे हम लोग कहते हैं भूमिगत निस्तारण, ठीक है।
अब आगे हमारा जो पॉइंट है वो है भारत में अपशिष्ट प्रबंधन, यानी इंडिया में जो है अपशिष्टों का प्रबंधन करने के लिए क्या क्या करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, भारत में अपशिष्ट प्रबंधन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपशिष्ट उत्पादन के स्रोत, यानी भारत में जितने भी अपशिष्टों का उत्पादन होता है तो किन किन स्रोतों से होता है, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि उन अपशिष्टों का प्रबंधन कैसे करते हैं, उन अपशिष्टों का भारत में हम लोग निस्तारण कैसे करते हैं, डिस्पोजल हम कैसे करते हैं। तो देखिए, अपशिष्ट उत्पादन के स्रोत सामान्यतः संकटदायी अपशिष्ट उत्पादन को दो श्रेणियों में हम बांटते हैं। पहला है प्रक्रिया अभिमुख और दूसरा है प्रदूषण नियंत्रण अभिमुख। तो जो प्रक्रिया अभिमुख अपशिष्ट है उसका उत्पादन कच्चे माल के द्वारा उत्पाद प्राप्त करने के काल में होता है, यानी जो प्रक्रिया अभिमुख अपशिष्ट है उसका उत्पादन कब होता है? उसका उत्पादन तब होता है जब हम कच्चे माल द्वारा किसी भी उत्पाद को प्राप्त करते हैं, तब होता है। अब मान लीजिए गन्ना क्या कच्चा माल है, गन्ने से हम चीनी बनाएंगे तो कुछ अपशिष्ट जो निकलेगा उससे, तो उसे कहेंगे प्रक्रिया अभिमुख अपशिष्ट, यानी एक प्रक्रिया के तहत जो प्रक्रिया हुआ, गन्ना से क्या बना? चीनी बना। तो गन्ना से जो चीनी बना तो एक प्रक्रिया हुआ, उसके ड्यूरिंग में जो अपशिष्ट निकलेगा उसे कहेंगे प्रक्रिया अभिमुख अपशिष्ट। और दूसरा होता है प्रदूषण नियंत्रण अभिमुख अपशिष्ट। इसमें क्या होता है? इसमें गैसीय और द्रव बहिस्रावों के उपचार से उत्पन्न होता है, यानी जो गैस का हम काम करते हैं, ठीक है, गैस को रसायन के तहत ही के तहत जो हम गैस को बनाते हैं लैब में, कोई भी चीज़ में गैस का काम करते हैं, उसमें जो है प्रदूषण नियंत्रण अभिमुख अपशिष्ट निकलता है। तो ये हो गया उत्पादन। देखिए, भारत में कुछ उद्योग ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनका जो अपशिष्ट होता है वो अधिक हानिकारक तो नहीं होता, लेकिन वो अपशिष्ट ठोस अपशिष्ट होता है। और ठोस अपशिष्ट उत्पादन से क्या होता है कि आपको उस ठोस अपशिष्ट को कहीं पर फेंकना होता है, कहीं पर उसका निस्तारण करना होता है, और अपशिष्ट जितना अधिक ठोस रहेगा आपको उसके निस्तारण में उतनी ही अधिक क्या मतलब कि दिक्कत होगा। आई बात समझ में? तो ये हो गया ठोस अपशिष्ट। दूसरी तरफ क्या होता है कि उद्योगों से बहुत प्रकार की जो है पीड़कनाशियों, विद्युत लेपन, धातु परिष्करण, क्लोर एल्कली, फोटोग्राफी के रसायन से बहुत ही कम मात्रा में ठोस अपशिष्ट का उत्पादन होता है। ये ठोस नहीं होता, लेकिन ये काफ़ी संकटदायी अपशिष्ट होते हैं और ये काफ़ी विषयुक्त होते हैं, यानी आविषी होते हैं। यानी एक तरफ तो ठोस का उत्पादन होता है जो अधिक हानिकारक नहीं होता, और दूसरी तरफ होता है कि ठोस नहीं, लिक्विड वगैरह होता है, गैस वगैरह होता है जो अधिक हानिकारक होता है। यानी दोनों तरीकों के अपशिष्टों का उत्पादन हम भारत से करते हैं, क्योंकि भारत एक विकासशील देश है। आई बात समझ में? भारत में हर चीज़ का फैक्ट्री है। आई बात समझ में? चलिए, अब देखिए, उद्योगों से उत्पादित होने वाला लगभग 15% कुल ठोस अपशिष्ट संकटदायी अपशिष्ट की श्रेणी में आता है, यानी काफ़ी कम बोले तो 100 में, यानी ठोस में अगर ठोस निकलता है तो ठोस में से 15% ही ऐसा अपशिष्ट होगा उस ठोस अपशिष्ट में जो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? संकटदायी अपशिष्ट की कैटेगरी में आएगा। बाकी का जो 85% है वो क्या आ जाएगा? संकटदायी में नहीं आएगा। ठीक है, यद्यपि संकटदायी अपशिष्ट कुल अपशिष्ट का छोटा अनुपात, यानी जितना भी अपशिष्ट निकलता है पूरे देश से, उसमें जो संकटदायी अपशिष्ट है उसकी संख्या काफ़ी कम है। काफ़ी क्या है? कम है। आगे हमारा जो है नेक्स्ट पॉइंट है वो है निस्तारण के प्रचलित तरीके। निस्तारण का मतलब होता है डिस्पोज करना, ठीक है, डिस्पोजल। तो डिस्पोजल के प्रचलन तरीके भारत में अपनाए जाते हैं उन अपशिष्टों के निस्तारण के लिए, वे तरीके क्या क्या हैं? पहला है शहर के कचरे के साथ निस्तारण, मैंने शहर से उस कचरे को बाहर ले जाना और उसका क्या करना? उसको डिस्पोजल करना। दूसरा है नदी के संतस्त्रों और तटों पर निस्तारण, यानी नदी के तट भी गंदे होते हैं। आई बात समझ में? क्योंकि नदी में जब बाढ़ आती है तब वो अपने बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ को, सड़े गले मुर्दे जानवरों के अवशेष लेकर वे आते हैं, उनका निस्तारण करना। खुले गड्ढों में जलाना, उनका खुले गड्ढों में यानी गड्ढे के अंदर में उसको डाल के उसको क्या करना? जलाना, ताकि वायुमंडल में अगर हानिकारक गैसें भी उस अपशिष्ट में है तो वो वायुमंडल में ना पहुँचे। उसके बाद निचले क्षेत्रों, नदमुखों और सागरों में निस्तारण। मैंने आपको पहले ही कहा था कि महासागर में भी निस्तारण किया जाता है, नहीं समुद्र के अंदर भी अपशिष्ट पदार्थ को दफनाया जाता है। और उसके बाद है स्वरचित भस्मीकारकों में जलाना, यानी उसका भस्मीकरण करना। तो ये कुछ प्रचलित तरीके हैं जो भारत में अपनाए जाते हैं।
अब आगे का हमारा जो पॉइंट है वो है अनुपयुक्त अपशिष्ट निस्तारण के प्रभाव। अनुपयुक्त यानी वैसा अपशिष्ट जो उपयोग में नहीं आता है, तो उसके निस्तारण के बाद कौन सा प्रभाव यानी वो अपना जो इफेक्ट छोड़ता है, तो कौन सा इफेक्ट छोड़ता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, अब तक तो आपने ये समझ ही लिया है कि जो अपशिष्ट होता है उसमें सबसे अधिक जो हानिकारक अपशिष्ट है उसे कहते हैं संकटदायी अपशिष्ट। ठीक है, तो संकटदायी जो अपशिष्ट है उसके निस्तारण के बाद भी वो अपना प्रभाव नहीं छोड़ती, वो अपना प्रभाव कहीं ना कहीं दिखाती है। इसीलिए जो है कई सारे जो है देशों के सरकार गाइडलाइन जारी करते हैं कि इस पद्धति के तहत ही आप जो है संकटदायी अपशिष्टों का निस्तारण कर सकते हैं। अगर उन नियमों के तहत हम उन अपशिष्टों का निस्तारण नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो जो संकटदायी अपशिष्ट है उसके निस्तारण के बावजूद उसके निस्तारण के बाद भी वो अपना प्रभाव दिखाएगी। अपशिष्ट निस्तारण के सामान्य तरीके क्या क्या हैं? खुले गड्ढे में उसको जलाना, लैंड फिलिंग करना, जलाशयों में उसको विसर्जन करना, समुद्र में उसको डाल देना। तो ये सब जो है ना, ये सब काफ़ी हानि भी पहुंचाते हैं हमारे वायुमंडल को और हमारे मानव जीवन को। अब जो खुले में जो संकटदायी अपशिष्ट को हमने फेंक दिया, ठीक है, अब क्या करेगा, जो बहुत सारे कौवे होते हैं, चील होते हैं, वो वहाँ पर उस कचरे के ढेर में आएंगे और उस कचरे के ढेर में आकर क्या करेंगे, अपने मुंह से जो है वो उस चीज़ को लेकर जाएंगे और शहरों में फिर से उसको लेकर जाएंगे। अगर हम लोग सही तरीके से अपशिष्टों का निस्तारण और निवारण नहीं करते हैं, अगर मान लीजिए कोई अपशिष्ट पदार्थ है उसे हम गड्ढे में नहीं डालते हैं, अब मान लीजिए हॉस्पिटल से निकलने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसमें खून रहता है, उसमें मल मूत्र रहते हैं, उसमें कफ रहता है, उसमें पीप रहती है, तो अब खुले में उसे फेंक देंगे तो कौवे चील वगैरह क्या करेंगे, फिर से उसी चीज़ को जो है वो शहर में लेकर जाएंगे अपने खाने के लिए, फिर से उसी चीज़ को अपने जो है लोगों के घरों तक लेकर जाएंगे। तो इससे क्या होगा, इससे मानव जीवन क्या होगा, प्रभावित होगा। तो इसीलिए जो संकटदायी अपशिष्ट पदार्थ होता है उसके कई सारे दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। उससे पर्यावरण को हानि होगा, उससे मानव जीवन को हानि होगा, उससे मानव जीवन में प्रभाव पड़ेगा, उससे जो है संक्रमण की बीमारी फैलेगी। आई बात समझ में? तो दोस्तों, इसी के साथ आज का आपका चैप्टर होता है यहाँ पर ख़त्म। हमने जो है अपशिष्ट प्रबंधन का जो अध्याय 10 है उसको हमने पूरा कवर कर लिया। आज ही इसके इस वीडियो के आने के जस्ट 2-3 घंटे बाद ही चैप्टर 11 का मैं वीडियो लाऊंगा, क्योंकि मेरा कोशिश ये है कि जल्द से जल्द जो है आपका VAE 181 को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि ये काफ़ी हार्ड सब्जेक्ट है। MCQ के सवाल इसमें पूछे जाते हैं और लोग काफ़ी ज़्यादा इनमें फेल करते हैं। कई सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, इसी चैनल के सब्सक्राइबर हैं जो फेल कर चुके हैं, उनका मार्कशीट भी मेरे पास है। अगर आप चाहेंगे तो मैं पब्लिक करूंगा, ठीक है। तो जल्द से जल्द इसे हम ख़त्म करेंगे और एक एक यूनिट का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, नोट्स पढ़ेंगे। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो दिए गए नंबर पर जो है आप हमें कॉल कर सकते हैं, आपको नोट्स हम बहुत ही सस्ते दामों पर जो है उपलब्ध करवाएंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।